बायोलॉजी में कोशिका कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। मृत के कि जीवित के? हुक था जीवित के। हाँ, हम बोलेंगे वही बोलेंगे। जीवित लिवेन हॉक, मृत रॉबर्ट हुक। जीवित का कब किया गया था खोज? 1674 में, और मृत का 1665 में। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन दे दीजिए, क्वेश्चन लिख के। ठीक है, देखो इसमें अभी हम लोग कोशिका में क्या पढ़ रहे थे? कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन में मतलब किसके कारण से कोशिका विभाजन होता है? तो सेंट्रोसोम के कारण कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन होता कितने तरह से है? तो तीन तरह से। पहला होता है असूत्री विभाजन, उसके बाद होता है समसूत्री, और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो असूत्री विभाजन ये सबसे क्या होता है? आसानी तरीका से हो जाता है, यानी सबसे सरल रूप में होता है। सबसे जटिल रूप में कौन होता है? जटिल होता है, उससे थोड़ा कम जटिल होता है अर्धसूत्री होता है। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन में जो होता है मेन रूप से जो बॉडी का जो सेल होता है ना, बॉडी सेल, उसमें ये भाग लेता है। कायिक कोशिका, कायिक कोशिका विभाजन में समसूत्री। ठीक है, और ये जो होता है असूत्री होता है, ये किसमें होता है? ये जीवाणु विषाणु वगैरह वाले चीज में, सूक्ष्म चीजों में देखा जाता है असूत्री विभाजन। समसूत्री कायिक कोशिका, और अर्धसूत्री जनन, जो लिंग जो कोशिका होता है जनन कोशिका, उसमें देखने को मिलता है अर्धसूत्री। समसूत्री विभाजन कई पार्ट में संपन्न होता है। कितने पार्ट में होता है? कल लिखाए थे 5 पार्ट में होता है। इसमें फर्स्ट पर लिखिएगा इंटरफेज। इंटरफेज लिख के दस दीजिए। ठीक है, तो इसमें जो होता है ना इंटरफेज में क्या होता है, जो कोशिका जो रहता है वो जल योजित के रूप में होता है। इसमें मतलब जल की मात्रा पाया जाता है। ठीक है, तो जिस कारण से ये आसानी से इसमें जो क्रोमोसोम होता है वो दिखता नहीं है। तो इसके बाद क्या होता है, इसमें निर्जलीकरण की प्रोसेस होता है। निर्जलीकरण की प्रोसेस होता है, उसके बाद ये प्रक्रिया इंटरफेज वाली प्रक्रिया प्रारंभ होता है। ये देखो, तो ये नहीं है जो इंटरफेज में ही कोशिका विभाजन हो जाए। ये 5वां फेज जो होगा लास्ट वाले में, ये क्या होता है, समसूत्री विभाजन संपन्न होता है। तो इंटरफेज लिख कर डैश दो, उसमें लिखना इस अवस्था में कोशिका जलयोजित होने के कारण, इस अवस्था में कोशिका जलयोजित होने के कारण गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। क्या लिखे हैं?
स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। देखिए, इसी अवस्था से कोशिका में निर्जलीकरण प्रारंभ होता है। इसी अवस्था से कोशिका में निर्जलीकरण प्रारंभ होता है। हो गया? देखो, इंटरफेज अवस्था में डीएनए का निर्माण होता है। इंटरफेज अवस्था में डीएनए का निर्माण होता है तथा क्रोमोसोम अलग हो जाता है। तथा क्रोमोसोम अलग हो जाता है। हो गया? तो इसमें देखिए, मेन इसका यही काम है। इसमें जो इंटरफेज अवस्था में कोशिका जलयोजित होता है, उसमें निर्जलीकरण यानी सूखने की प्रक्रिया प्रारंभ होता है। इंटरफेज में ही डीएनए तथा डीएनए का निर्माण होता है, ठीक है, तथा क्रोमोसोम इसमें अलग हो जाता है। क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? तो न्यूक्लियस में पाया जाता है। कुछ इस तरह का आकृति होता है क्रोमोसोम का, बताए थे, ठीक है। तो अब उसके बाद लिखिएगा प्रोफेज। प्रोफेज लिखो, इसमें स्प्लिंडर यानी तुर्क धागा, स्प्लिंडर फाइबर, कोष्ठ में तुर्क धागा, इसमें स्प्लिंडर फाइबर, इसको कहते हैं हिंदी में तुर्क धागा, का निर्माण होता है। ठीक है, देखो स्प्लेंडर फाइबर होता क्या है? ये कोई सेल है, ठीक है, जो जब क्या होता है, दो पार्ट में टूटने वाला रहता है, तो कुछ इस तरह से होता है। यहां से ये क्या होता है, दो पार्ट में बट जाता है। तो स्प्लेंडर फाइबर का जो काम है ना, इसी को यहीं पे इसको दो भागों में बांटने का कार्य करता है। यहाँ पे ये पकड़ लेता है, जिस कारण से मानो एक तरह से एक धागा होता है, किसी भी चीज को मान लो तुम बांध रहा है इसे, उसमें यहाँ पे लपेट करके लपेटा जाता है ना, जैसे बांधने के लिए, जैसे बैलून को दो पार्ट में बांधना है, नहीं बांध दो बीच से, उसी तरह से ये स्प्लेंडर फाइबर का काम क्या होता है, इसको दो भाग में यहाँ पे ये यहाँ पर भी विकास ही होता है, ये स्प्लेंडर फाइबर का विकास होता है, जिस कारण से आगे वाली अवस्था में जाकर ये स्प्लेंडर फाइबर और मजबूत होगा। लास्ट अवस्था में ये स्प्लेंडर फाइबर के कारण ही ये कोशिका दो भाग में बढ़ जाएगा और लास्ट अवस्था में स्प्लेंडर फाइबर टूट जाता है। जब विभाजन हो गया तो उसके बाद ये टूट जाता है, ठीक है। तो ये देखो, तो कोशिका विभाजन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है जिसे जंतु कोशिका में हुआ, और जो पादप कोशिका में होता है वो सेल प्लेट के कारण कोशिका विभाजन होता है तो ये पादप कोशिका में तुर्क धागा नहीं पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में ही ये तुर्क धागा पाया जाएगा। तो लिखिएगा पादप कोशिका में तुर्क धागा नहीं पाया जाता है, क्योंकि पादप कोशिका में सेंट्रोसोम के स्थान पर सेल प्लेट पाया जाता है। सेंट्रोसोम के स्थान पर सेल प्लेट पाया जाता है।
ठीक है, देखो एक चीज और इसमें लिखना है, लिखो प्रोफेज अवस्था में, प्रोफेज अवस्था में केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली गायब होने के बाद, गायब होने के बाद प्रोफेज अवस्था अवस्था पूर्ण हो जाती है। यानी यही इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, जो प्रोफेज अवस्था में केंद्रक क्या होता है, तुर्क धागा का क्या होगा यहाँ पे निर्माण होगा, और यहाँ पे केंद्रक झिल्ली क्या हो जाता है, जैसी गायब होता है उसके बाद ये प्रोफेज अवस्था पूर्ण हो जाता है, उसके बाद स्टार्ट होता है मेटाफेज। लिखिएगा थर्ड पे मेटाफेज, मेटाफेज। देखो तो प्रोफेज में स्प्लिंडर फाइबर का विकास हुआ है, यहाँ पर मेटाफेज में स्प्लिंडर फाइबर जो होता है ना पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, पूर्ण रूप से लिखते चलिए विकसित हो जाता है। मेटाफेज में स्प्लिंडर फाइबर पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। ठीक है, जैसे ही जो ये पूर्ण धागा, ये स्प्लिंडर फाइबर पूर्ण रूप से विकसित होगा, तो उस दिन पढ़े थे क्रोमोसोम के ये जो मध्य, ये वाला भाग को क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर, इस वाले भाग को कहते हैं सेंट्रोमियर। यहीं पे आकर के ये तुर्क धागा चिपक जाता है। हाँ फिगर बना लेना है। तुर्क धागा पूर्ण रूप से विकसित होता है और क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर वाले पार्ट पे, वहां पे आके वो चिपक जाता है। ठीक है, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, मेटाफेज अवस्था कहते हैं। सेंट्रोमियर के पास चिपक जाता है, इसको क्या कहते हैं, तो मेटाफेज अवस्था कहते हैं। हो गया। उसके बाद क्या आता है चौथा पे, एनाफेज। देखो तो ये जो सेंट्रोमियर के पास जो तुर्क धागा है, तो इस अवस्था में क्या होता है, एनाफेज अवस्था में ये क्रोमोसोम को के पास जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर दो भागों में बट जाता है। लिखो इस अवस्था में सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर दो भागों में बट जाता है। सेंट्रोमियर कितने भागों में बट जाता है, तो सेंट्रोमियर दो भागों में बट जाता है। ठीक है, और इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम में उस दिन हम बताए थे, इसको क्या कहते हैं, ये नीचे तो दिखेगा ही नहीं, ये वाले पार्ट को कहते हैं क्रोमैटिक, याद रखना है।
इस वाले पार्ट को भी क्या कहते हैं, क्रोमैटिक। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। देखो तो यहाँ पर क्रोमैटिक और सेंट्रोमियर जो होता है ये भी दो पार्ट में बढ़ता है, ये भी अलग अलग हो जाता है तथा दोनों के बीच विकर्षण बल यानी एक दूसरे को अलग उसको आकर्षण कहते हैं। सेंट्रोमियर और क्रोमैटिक के बीच विकर्षण बल लगता है जिस कारण से ये दो भागों में यहाँ पे बंटने लगता है। ठीक है, इस अवस्था में तुर्क धागा भी होता है ना, ये तुर्क धागा भी सिकुड़ने लगता है। इस अवस्था में तुर्क धागा भी क्या होता है, तो सिकुड़ने लगता है और ये अवस्था कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसमें लिख लेना एक लाइन, क्रोमैटिक सेल, सॉरी सीधे लिखो, क्रोमोसोम के क्रोमैटिक भाग, क्रोमोसोम के क्रोमैटिक भाग क्रोमोसोम के क्रोमैटिक भाग दो भागों में बंट जाता है तथा तथा दोनों के मध्य विकर्षण बल लगता है। ठीक है, और एक चीज और लिखना, एनाफेज अवस्था में क्रोमोसोम का आकार भी या यू आकार का हो जाता है। एनाफेज अवस्था में क्रोमोसोम का आकार भी या यू आकार का हो जाता है। हो गया, उसके बाद लिखो टेलोफेज, पांचवा में टेलोफेज। टेलोफेज देखो तो यह सबसे अंतिम अवस्था होता है क्या, किसका, तो समसूत्री विभाजन का यह सबसे अंतिम अवस्था होता है। इसमें स्प्लेंडर फाइबर पूर्ण रूप से क्या होता है, गायब हो जाता है और मदर सेल से डॉटर सेल का इसमें निर्माण हो जाता है। केंद्रक भी यहाँ पर दो भागों में बट जाता है। किसी भी कोशिका में विदाउट केंद्रक का तो कोशिका होगा नहीं, तो केंद्रक जिस अवस्था में, इसी में क्या होता है, टेलोफेज में दो भागों में बट जाता है और समसूत्री विभाजन का जो प्रक्रिया होता है ये संपन्न होता है। लिखिएगा इस बात को, यह सबसे अंतिम अवस्था होता है यह सबसे अंतिम अवस्था होता है तथा कोशिका, इसे लिखो, तथा इस अवस्था में समसूत्री विभाजन संपन्न हो जाता है। संपन्न हो जाता है। हो गया, देखिए इस अवस्था में कोशिका के सभी अंग अवस्था में कोशिका के
सभी अंग विकसित हो जाते हैं। तो टेलोफेज अवस्था में कोशिका के सभी अंग विकसित हो जाता है तथा यहीं पे न्यूक्लियस का भी विकास होता है। देखो इस अवस्था में कोशिका में न्यूक्लियस का निर्माण होता है। क्या होता है? तो न्यूक्लियस का निर्माण होता है। न्यूक्लियस को ही क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। केंद्रक का निर्माण होता है। इसे लिखो, इस अवस्था में स्प्लेंडर फाइबर गायब हो जाता है। इस अवस्था में क्या होता है? स्प्लेंडर फाइबर गायब हो जाता है। देखो, तो समसूत्री विभाजन का सबसे अंतिम अवस्था होता है टेलोफेज। यह सबसे अंतिम अवस्था होता है। इस अवस्था में समसूत्री विभाजन क्या होता है? संपन्न हो जाता है। कोशिका के सभी अंग यहाँ पर विकसित हो जाते हैं। जैसे कोशिका के सभी अंग की बात अगर पूछा जाए तो क्या क्या होगा इसमें? अंग में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, उसका वैक्यूल्स अंग तो यही कहेंगे ना। केंद्रक भी होगा जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, राइबोसोम होगा, लाइसोसोम होगा और सेंट्रोसोम होगा। ये सब कुछ यहाँ पे कोशिका के सभी अंग इसी अवस्था में, टेलोफेज अवस्था में पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। ठीक है, तो ये समसूत्री विभाजन था। अब उसके बाद लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन क्या हुआ 11th में? बायो पढ़ा हुआ है तुम? तीसरा पे क्या है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री देखो, ये जो होता है ना ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, जंतुओं में शुक्राणु तथा अंडाणु में देखने को मिलता है। जंतु जैसे मानव हो गया, जीव जंतु वगैरह, इस सब में ये देखने को मिलता है। ठीक है, इसका जो मेन है, ये कोशिका विभाजन होता है ना जनन कोशिका में देखने को मिलता है। जनन मतलब हाँ, वही जनन कोशिका में ये कोशिका विभाजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो अर्ध कोशिका सूत्री विभाजन का जो सबसे पहले जो खोजा था, इस बीजमैन नामक व्यक्ति ने खोजा था। लिखिए, इसे बीजमैन नामक व्यक्ति ने खोजा, परंतु इसका नामकरण फर्मर तथा मुरे ने 1909 में दिया। खोजा कौन? तो बीजमैन नामक साइंटिस्ट ने खोजा था।
और फर्मर तथा मूरे नामक व्यक्ति ने इसका नामकरण यानी इसको अर्धसूत्री विभाजन कहा था। ठीक है, लिखो। इसके बाद होता है क्या है, ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है यह केवल किस में होता है, तो जनन कोशिका में देखने को मिलता है। लिखना, अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिका में देखने को मिलता है। अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिका में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद लिखना, अर्धसूत्री विभाजन जंतु कोशिका के स्पर्म तथा जंतु कोशिका के शुक्राणु को क्या कहते हैं, स्पर्म इसको कहते हैं, तथा अंडाणु में और पादप कोशिका के नर तथा मादा युग्मज में देखने को मिलता है। युग्मज, ठीक है, नर तथा ठीक है। इसमें क्या होता है, एक कोशिका से एक ही कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है ना, इसमें केवल होता है जो एक ही से नहीं होता है, इसमें पुरुष और मतलब मेल और फीमेल दोनों के मिक्सचर से होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हम बना लेंगे। जिसे देखो, कोई भी फर्स्ट डे ही पढ़ाए थे, जो मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, 46 या 23 जोड़ा बताए थे। तो इसी को लिखेंगे। देखिए, तो ये मेल में भी होगा 46 23 जोड़ा और फीमेल में भी होगा। ठीक है, तो मेल में होगा कितना, 46 और फीमेल में भी 46 होगा। इसमें होता है ना मेल में भी इसमें दो प्रकार का होगा। एक होता है जो जिसे केवल शरीर निर्माण होता है, एक होता है जिसे लिंग निर्माण होता है। तो शरीर निर्माण होता है उसको कहते हैं ऑटोसोम। शरीर जो निर्माण होता है उसको कहते हैं ऑटोसोम। इसकी संख्या 44 होता है। और इसको कहते हैं ऑलोसोम, जिससे क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। ये दो होता है। ठीक है, ये X और Y होता है पुरुष में, और ये 44 जो होता है ये क्या होता है, ये शरीर निर्माण का कार्य करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार महिला में भी होगा। तो महिला में भी ऑलोसोम होगा, ऑटोसोम 44 को होगा, जिससे क्या निर्माण होगा। ठीक है, और इसमें भी होगा ऑलोसोम 2 गो, जिससे लिंग का निर्माण होता है। ये होता है XX। ठीक है, इससे क्या होता है, लिंग का निर्माण होता है। यानी वो लड़का होगा या लड़की, वो किससे होता है, XX से होता है। मतलब सॉरी, ये होता है ऑलोसोम से होता है। उसमें भी ऑलोसोम होगा, इसमें भी होगा। ठीक है, तो ये जो होता है इसमें समसूत्री विभाजन में, तो शरीर निर्माण करने के लिए यहाँ इससे 22 लेगा और इससे 22 लेगा, ये 44 हो गया। इस 44 को क्या कहेंगे, ऑटोसोम कहेंगे। ठीक है, और जो लिंग निर्धारण के लिए इससे लेगा और एक इससे लेगा। अगर इससे X लिया
इधर तो एक्स है, ये है एक्स है, ये है, तो ये बनेगा लड़की, यानी ठीक है। अगर इधर से y लिया, सॉरी इधर से y लिया है, इधर से x लिया, तो ये हो जाएगा इधर से y, इधर से x, तो ये हो जाएगा लड़का। क्या लड़का या लड़की के लिंग निर्धारण में महिला का कोई योगदान है, फीमेल का है? उसके पास तो ऑलरेडी एक्स एक्स है, ये है, वो कभी भी देगी तो एक्स एक्स ही देगी ना। ये तो भाई दोनों में से कोई दे सकता है, या एक्स दे सकता है या वाई दे सकता है। तो इससे इसके ऊपर डिपेंड करता है जो लड़का होगा कि लड़की। होता क्या है, जो गांव घर में चाहे कहीं भी जहां तक समाज में देखा जाता है, तो शादी हुआ, अगर किसी को 5 लड़की हो गया लगातार, कहे दूसरा शादी कर लो, इसके तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो इधर से है ना। तो समझ में आ गया ना। ऑलोसोम ऑटोसोम क्या होता है, तो मेल में टोटल क्रोमोसोम की संख्या चाहे फीमेल में 46 होगा। इधर से देखिए, इसमें ऑलोसोम 44, ऑटोसोम 44 और ऑलोसोम 2। तो ऑटोसोम होता है वो शरीर का निर्माण करता है, स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, और ये डिपेंड करता है लिंग निर्धारण, या मेल होगा या फीमेल होगा, ये होता है ऑलोसोम करता है। तो ऑलोसोम पुरुष में पाया जाता है XY और महिला में XX। तो शरीर के निर्माण करने के लिए महिला और मेल और फीमेल दोनों का बराबर योगदान होता है। तो ये भी 22 देगा, इधर से ये भी 22 देगा, तो ऑलोसोम का निर्माण, ऑटोसोम का निर्माण होगा 44 क्रोमोसोम, ठीक है। बच गया 2, तो 2 या 1 ये देगा, ये देगा, ठीक है। तो या एक्स दिया तो लड़की, वाई दिया तो लड़का, लेकिन ये हर स्थिति में इसके पास एक्स है, तो ये वाई कहां से देगा, एक्स से देगा। इस स्ट्रक्चर को बना लो। अब इसमें कुछ लिखा देते हैं, देखो ना, इस कोशिका विभाजन में, इस कोशिका विभाजन में इस कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, जिस कारण से इसे गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, जिस कारण से इसे न्यूनकारी कोशिका विभाजन कहते हैं, जिस कारण से इसे न्यूनकारी कोशिका विभाजन कहते हैं। हो गया। देखो, अर्धसूत्री विभाजन में शुक्राणु तथा अंडाणु मिलकर, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में शुक्राणु तथा अंडाणु मिलकर, शुक्राणु मेल की तरफ से और अंडाणु फीमेल की तरफ से, शुक्राणु तथा अंडाणु मिलकर युग्मज का निर्माण करता है। शुक्राणु तथा अंडाणु मिलकर युग्मज का निर्माण करता है, जिससे जिससे जीव का निर्माण होता है, जिससे जीव का निर्माण होता है। हो गया। यानी पूछेगा जो किसी भी जीव के नए शरीर या जीव का निर्माण करने के लिए कौन कोशिका विभाजन चाहिए, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन चाहिए। इसमें ऑलोसोम ऑटोसोम वगैरह जो है वो सब। इसका लिखो, ऑटोसोम का मुख्य कार्य शरीर का निर्माण करना है। ऑटोसोम का मुख्य कार्य शरीर का निर्माण करना है। ऑटोसोम का मुख्य कार्य शरीर का निर्माण करना है तथा 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 ऑलोसोम का मुख्य कार्य लिंग निर्धारण करना है, तथा ऑलोसोम का मुख्य कार्य लिंग निर्धारण करना है।
लिखो, पुरुष में ऑलोसोम XY पाया जाता है। पुरुष में ऑलोसोम XY पाया जाता है तथा फीमेल में ऑलोसोम XX पाया जाता है। हो गया? ठीक है, तो ये तो लिखाने की जरूरत नहीं है, जो XY मिलेगा इसमें से ये डायग्राम याद रखना है और उससे इसको कोरिलेट करना है। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पर नोट करके लिखो, जो छिपकली होता है ना, छिपकली में लिंग का निर्धारण तापमान के आधार पर होता है। वहां पर एक क्रोमोसोम काम नहीं करता है। लिख लो नोट करके, छिपकली में लिंग का निर्धारण तापमान के आधार पर होता है। ठीक है, जो छिपकली में जो लिंग का निर्धारण होगा वो तापमान। देखो अभी देखो, ये होता कभी क्या है, जो कोई आदमी का देखना तुम ओठ कटा रहेगा, कान कटा रहता है, कोई आदमी एकदम बंठे रहेगा, ओठ मोट रहता है, मतलब उसके शकल में कुछ चेंजिंग लगेगा। कोई महिला होती है जो वो क्या करती है, वो बांझ, उसको क्या कहते हैं, जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते उसको, इसमें बांझ, इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या क्यों होता है, देखना किसी का जो ओठ कटा रहता है, तो इसी क्रोमोसोम के जो ये अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसके घटने और बढ़ने से, क्रोमोसोम की संख्या घटने या बढ़ने से जो बीमारी होता है उसको सिंड्रोम कहते हैं। ये 5 प्रकार का होता है। जैसे मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 46 है, लेकिन देखना कभी कभी क्या होता है कि किसी में ये बढ़ जाएगा, किसी में घट जाएगा, तो उससे जो संबंधित बीमारी होता है उसको सिंड्रोम कहते हैं। वो 5 प्रकार का होता है। लिखो, क्रोमोसोम के घटने या बढ़ने से जो समस्या उत्पन्न होती है उसे सिंड्रोम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं, जो 5 प्रकार के होता है, जो 5 प्रकार के होता है। सिंड्रोम कितने प्रकार के होता है, तो 5 प्रकार के। पहला पर लिखना डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। दूसरा पे लिखना, पहला पे डाउन सिंड्रोम, दूसरा पे पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम। तीसरा पे लिखना क्राई ई चैट सिंड्रोम। क्राई चैट सिंड्रोम। चौथा पर लिखना टर्नर सिंड्रोम, टर्नर टर्नर सिंड्रोम। अब 5वां पे लिखना क्लाइफेंटर्स सिंड्रोम, क्लाइफेंटर्स सिंड्रोम। ठीक है, तो ये 5 प्रकार का, ऐसे कई प्रकार का होता है, लेकिन ये 5 प्रकार के बारे में हमको पढ़ना है। डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्राई चैट सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइफेंटर सिंड्रोम। तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज इतना तक है। कल ही यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन में जो क्रोमोसोम की संख्या घटने से, जो बढ़ने से
जो समस्या उत्पन्न होता है उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, जो उसको क्या कहते हैं, सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो सिंड्रोम के नाम से जानते हैं।